बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर मुआशी और सियासी दोनों महाजों पर एक अहम मोड़ पर खड़ा है। एक जानिब वफाकी हुकूमत नए माली साल का बजट पेश कर चुकी है, जिसे मुआशी इस्तेहकाम, ग्रोथ और इस्लाहात का बजट करार दिया जा रहा है। तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि अपोजिशन और माहिरीन मईशत इस बजट को अवाम पर मजीद बोझ डालने की कोशिश करार दे रहे हैं। हुकूमत तो दावा ये करती है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, महंगाई कम हो रही है और सरमायाकारी का माहौल बेहतर हो रहा है। लेकिन अवामी सतह पर यह सवाल बदस्तूर मौजूद है कि अगर हालात वाकई बेहतर हो रहे हैं तो रोजमर्रा जिंदगी में इसके असरात नजर क्यों नहीं आ रहे। दूसरी जानिब हुकूमत इत्तेहाद के अंदर भी बाज़ मामलात पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को ही ले लीजिए कि जिसके नताइज अवामी मैंडेट और हुकूमत साजी के हवाले से इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात नई सियासी बहस को जन्म दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जवाबी बयानात ने यह तासुर पैदा किया कि हुकूमत को सिर्फ मुआशी ही नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम के महाज पर भी चैलेंजेस दरपेश है। ऐसे में सवाल ही पैदा होता है कि क्या हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने के साथ साथ अपने सियासी इत्तेहाद को भी बरकरार रख सकेगी या फिर आने वाले महीनों में सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा आखिर होगा क्या, कोशिश होगी कि इसके ऊपर तफसीली बातचीत करें। क्योंकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज जब सोशल मीडिया पर एक ट्वीट की तो उस ट्वीट ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमन मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी और जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। अमरीका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान जिनेवा में होने वाले अमन मुआहदे की तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान समेत पूरी आलमी दुनिया को इस पर मुबारकबाद पे हूँ। पाकिस्तान के किरदार को आलमी रहनुमाओं ने खराजे तहसीन पेश किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसे हम पूरी आलमी सतह पर अगर देखें। वी होप कि जैसा लिखा गया है, जैसा कहा गया है, जो खुशखबरी पूरी दुनिया को मिली है, ये बिल्कुल उसी अंदाज में हमें देखने और सुनने को मिले 19 जून को। इसी पर हमें ज्वाइन करेंगे स्वाली जाफर साहब, इसा राना साहब और ताहिर मलिक साहब। जी, तो सबसे पहले बात कर ले पाकिस्तान के नए माली साल के बजट के हवाले से। बाकी चीज़ों को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो बजट है इसी के ऊपर ही हमारी तमाम उम्मीदें जो थी वाबस्ता थी। ताहिर मलिक साहब, विफाकी बजट पेश हो गया 2026-27 का। वो अलग बात है कि अभी कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ तजावीज़ मज़ीद डिस्कस की जाएंगी, ज़ेर गौर आएंगी, उसके बाद फाइनली इसको अप्रूवल मिलेगा असम्बली से और कैबिनेट से। मुझे ये बताइएगा, जो 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया गया है, इसमें 15,264 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन के टारगेट के हैं। तो मुझे ये आपको क्या नजर आ रहा है कि ये डूएबल, अचीवेबल होगा हुकूमत के लिए? वैसे हो भी सकता है, जिस तरह से धड़ाधड़ हमने पेट्रोल पर लेवी लगाई है हुकूमत के लिए, अब टैक्स कलेक्शन मेरे ख्याल से कोई चंबे की बात नहीं रहेगी। मलिक साहब, खुद ही मेरा ख्याल है आपने आधा जवाब तो दे ही दिया। मेरा मैंने जो कहना था, देखिए दुनिया में जो इंसानी अकल मानती है वो कहती है कि इनकम पे टैक्स होता है। कॉन्सेप्ट ये है रियासत का कि जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा पैसे दे देगा, ताकि जो कम तर, जो जिसके पास कमी है किसी चीज की, ताकि सोसाइटी एक बैलेंस की तरफ जाए। जिस तरह अल्लाह मियां ने एक निज़ाम बनाया कि अगर मेरी हाइट ज्यादा है, लेट से मैं 6 फीट है, तो मेरा बेटा 6 से ऊपर नहीं जाएगा। जिसकी हाइट 5-6 है उसका बेटा ऊपर जाएगा। कि रब ने जो दुनिया का निज़ाम बनाया वो बैलेंस है। तो इसी असूल से इनकम पे हमने टैक्स लगाया, जिसके बाद जितने पैसे होंगे वो टैक्स दे दे, ताकि माशरे में ना एक बैलेंस हो जाए। और एक इस्लामी माशरे को अगर आप मसावात की बात समझानी है तो फिर मेरे लिए शर्म का मुकाम है। मगर हमारे यहाँ जो हमारे हुक्मरान है, उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि ये रियासत से ज्यादा मुझे लगता है जैसे कोई जो बाहर से मेरे पेट्रोल मेरी सहूलत के लिए खरीदती है डॉलर में और मुझे डॉलर में बेचती है। ये जरा दोबारा सुने, डॉलर में खरीद के डॉलर में बेचती है और उसमें से कहती है मैंने 1700 अरब रुपए तुमसे लेने हैं। मतलब मुझे दुनिया की कोई सैनिटी दिखा दे। ये मेरा जो प्यारा कैमरामैन आपके सामने बैठा है, जिसको 3 महीने में एक दफा सैलरी मिलती है, रोज इसकी बीवी इसकी जूतियां मारती है, जब ये पेट्रोल आधा लीटर और लीटर डलवाता है तो ये उसमें से टैक्स देता है। अंदाजा करें, मियां मंशा भी अगर बराबर, बिल्कुल ऐसा ही है, मियां मंशा भी वो 1 लीटर लेगा उतने ही पैसे देगा। तो इस हुकूमत ने 3 काम किए हैं जो ये सारे ये करते हैं। इसमें
हमारे जानेमान इमरान खान भी शामिल है इसमें, हमारे अजीम कायद भी शामिल है, हमारी बेनजीर भी शामिल है। सबका एक ही वतीरा है कि आधे पैसे दे दो सूद पे, जो जो हमारा बजट है, 3,000 अरब दे दो फौज को, 1,000 अरब रख लो अपने अखराजात में। मुझे आप ये बताएं, मैं तब करता था वो काजी सईद और भट्टी के साथ शो करता, तो खान साहब भाई इमरान खान साहब बड़ा झूमते झूमते कि ये मैं बताता हूँ किसने कितने कितने कर्जे लिए हैं पाकिस्तान में 60 साल। तो मैंने उस शो में उसी दिन कह दिया था कि खां के दिन पूरे हो गए हैं, खां को गलतफहमी हो गई है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान है, तो इसके दिन थोड़े हैं अब। तो आज तक इमरान खान को, आपको याद होगा, मेरे दो बड़े सीनियर साथी आपके साथ बैठे हैं, तो खान ने आती एक बड़क लगाई थी कि मैं बताता हूँ, मैं देखता हूँ किसने कितना कितना कर्जा लिया है। तो पाकिस्तान के सारे फसाद की जड़ इसी कर्जों के अंदर है। और पाकिस्तान का जो हीरो होगा, जो पाकिस्तान का वहीद मुराद होगा, जो अपना राणे का बड़ा, राणे ने आंखें रखी होते थे, तो वो असल वहीद मुराद वो होगा जो मुझे बताएगा कि हमने 80 साल में कितना कर्जा लिया है और किस किस ने कर्जा लिया है। इसी में सारे सवालों का जवाब। अच्छा, तो राणा साहब फिर आप ही जवाब दे दीजिए कि इतने सालों में जिसने कर्जा लिया है फिर कौन होगा वो पाकिस्तान का वहीद मुराद। मेरे लिए असल अचंभे की बात यहाँ पर ये भी है कि हुकूमती मौशी टीम जो है वो मौशी इस्तेहकाम का दावा कर रही है, ग्राउंड रियलिटीज तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। आप आदमी से निकल कर बाहर पूछें, और गालिबन न जाने असेंबली में किसी ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि 8,500 रुपए के हिसाब से जो है वो मामला चल सकते हैं, और ये पाकिस्तान की जो लोग हैं इनकी यूं कह लीजिए कि बुनियादी जिंदगी की जरूरियात को पूरे करने के लिए ये जो इनकम उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि ये भी काफी है। मैं हैरान हूं असेंबली में ऐसे ऐसे दानिश्वर कहां से आते हैं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर इस तरह के ये जो बजट्स हैं सर, ये तो कमर तोड़ देंगे एक आम आदमी की। नहीं, कमर होगी तो तोड़ेंगे ना। आपने तो आम आदमी को, जिसे कहना चाहिए कि उसका कोई जिस्म का हिस्सा महफूज ही नहीं रहने दिया। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए, मैं ये सेल्फ प्रेज नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं अपना घर चलाने के लिए प्रैक्टिकली 3 काम करता हूँ। आपके इल्म में भी है, यहाँ प्रोग्राम करता हूँ, एक अखबार का एडिटर हूँ, फिर मैं अपना सोशल मीडिया करता हूँ। तीनों जगह टैक्स देता हूँ मैं, ठीक है ना। वो एक सोशल मीडिया बचा था, उसके ऊपर भी अब उन्होंने कहा कि हम टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। ये 3 टैक्स मैं अपनी सैलरी पे देता हूँ। फिर मैं बिजली के ऊपर, गैस पे, पानी पे, चलने पे, फिरने पे, खाने पे, सूरज की रोशनी पे। अब तो पंजाब हुकूमत ने बैतुल खला के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। मुझे अपने पेट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं एहतियात करूंगा कि मलिक साहब तुसी भी ज़रा अपना हाजमा दुरुस्त रखना। बैतुल खला के ऊपर भी लग गया है टैक्स, तो 2,500 रुपये। बहुत अच्छा। तो इस सारे में आप ज़रा मुझे ये बताइएगा, आपके पास फिगर है कितना, हमने कितना बजट हमारा टोटल कितना सर, 18,000 अरब से ज़ायद इसमें मलक क्योंकि ये इकोनॉमी को समझता है, 9,000 के करीब तो हमने कर्जे देने, ठीक है, बाकी बच गया 9। इसमें हमने अपना दिफाई बजट, अपने क्या कहते हैं तरक्याती बजट को शामिल करना है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे इल्लल्ले तलल्ले हैं, जिसमें वुज़रा के 200 लीटर पेट्रोल, वो कल तारड़ साहब इस पे वो कर रहे थे, वज़ीर कानून साहब, कि जनाब अली 200 लीटर मिलता है, ये वो, तो वो क्यों मिलता है? आपको बिजली क्यों मिलती है? आप हमारे सर पे एहसान कर रहे हैं कोई? अगर आप एहसान कर रहे हैं तो ना करें, आप घर जाके बैठ जाए भाई, ठीक है। ये सारा कुछ निकाल दें तो अवाम के पास ना, एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, कहता है इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ खत्म होने के बाद अवाम को कहा जाता है कि अब आप किफायत शुआरी करें, और अगर आप 4 भाई हैं तो आप उसकी 4 टुकड़े करें रोटी के, और चारों एक एक खा लें। कैसी बातें कर रहे हैं राणा साहब। सरकारी मुलाजिमीन के लिए देखिए ना, तनख्वाहों में 7% इजाफे की मंजूरी सामने आई है। अब सुन लें, अगर फर्ज करें एक सरकारी मुलाजिम, उसकी तनख्वाह, कल मुझे एक पेंशनर का फोन आया, उसने मुझे कहा कि राणा साहब ये जो 7% बढ़ी है, मेरी 21,000 सैलरी बनती है, तो 2.5 ये कितने बन गए, 2,500 रुपए बन गए सैलरी, वो उसका इजाफा हुआ है। तो 5,000 में तो भाई आपके बच्चे एक पिज्जा नहीं खा पाते। आप वो जो लोगों को रिलीफ के नाम पे दे रहे भाई, आप हमें ये बजट के नाम पे जो हर साल बेवकूफ बना रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? अच्छा, कता कलामी की माजत, वो जो आपने 5,000 की बात की थी ना, नहीं सर, 21,000 के ऊपर अगर आप 7% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो 1,470 रुपए। लो 1,470 रुपये, अब 10 अच्छा
कल एक मेरे पास साहब आ गए, मलिक साहब जरा सुनिएगा, साले भाई आप भी सुनिएगा। उसने आके कहा जी मैं बहुत गरीब हूं, मेरी इनकम कोई नहीं। मैं कहा कितनी इनकम है? उसने कहा मेरी इनकम 8,490 रुपए। मैंने कहा तू तो खता है गुर्बत से ऊपर जिंदगी गुजार रहा है। मैं कहा तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा भाई सरकारी आदादो शुमार और हमारे हर दिल अजीज वजीर आजम के मुताबिक जो शख्स 8,400 पता नहीं 70 रुपए कमाता है ना, वो खता गुर्बत में नहीं है। सही। ऐसे तो आप लोगों के यार, मतलब इसका मतलब है आप पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तान के अवाम में नहीं रहते, आपको पाकिस्तान के अवाम उनकी मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं है। तो आपको क्या पता गरीब आदमी पे क्या गुजर रही है? सानू 4 रोटियां था तो 1 रोटी के 4 टुकड़े करके सिखा रहे हैं आप, और आप बल्ले बल्ले जी आपका तो माशाल्लाह हाजमे ही जो आधी रोटी जड़ी असी खा रहे हैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ के जो कोई गलत काम किया तो अब टैक्स लग गया है बैतुल खला दे होते। साले जाफर साहब मुझे ये बताइए, ये जो रिलीफ मिला है आवाम को, जो हुकूमत ने अनाउंस किया है, आपको लगता है एक से आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी? और जहां पर 8,490 रुपए का जिक्र किया राना साहब ने, राना साहब की बात नहीं है, ये तो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है अगर आप अपने घर का भी बजट बनाएं या खुद भी कभी ग्रोसरी के लिए जाएं अपनी बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ, आपको आइडिया होगा कि अगर आप घी का पैकेट भी लेने जाए ना तो सर वो भी 600-650 रुपए का है। आप एक ऑयल का पैकेट ले लें, 10 किलो आटा ले लें, 2 किलो चीनी ले लें, 2 किलो चावल ले लें, 1 किलो दाल मुख्तलिफ किस्म की ले लें, आधा पाव करके भी या एक किलो आधा किलो करके भी, सर तब भी ये 8,490 रुपए जस्टिफाइड नहीं है। ये जो राना साहब हैं, मैं इनकी तारीफ कल्बी के लिए कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात ज़रूर हैं, मसाइल मौजूद हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो ये बात गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस आबाद की तवक्को की जा सकती है कि कभी हालात बेहतर हो जाएंगे। कभी से मुराद ये है कि ये इस साल के गुजरने के बाद शायद हालात बेहतर हों। हुकूमत ने किसी सतह पर यह नहीं कहा कि खुशहाली आ गई है, हुकूमत ने किसी सतह पर यह नहीं कहा कि अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं। मैं खुद वहाँ बजट तकरीर भी सुन रहा था, बजट तकरीर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी मौजूद था। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अब हमने वो सफ़र शुरू कर दिया है जिसके नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बन जाएगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमने ये जो ग्रोथ के बुनियाद पर, ग्रोथ को इम्प्रूव करने की बुनियाद पर हमने ये टैक्स दिया है, अब इसका ये बजट दिया है, इसके नतीजे में ग्रोथ एक्सपोर्ट की होगी, ग्रोथ प्रोडक्शन की होगी और उसके ज़रिए हालात में बेहतरी लाने का अमल शुरू होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने एक यह अच्छी बात कही कि हमने टैक्स का जो सिस्टम है इसका एक नया मॉडल मुतारफ़ कराया है। ख़ास तौर पे उन्होंने सुपर टैक्स ख़त्म करने की बात की है। ये बड़ी हौसला अफजा बात है, इसके नतीजे में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। उन्होंने जो मकामी टैक्स है उनका भी जो शरह है उसको भी वो नीचे लाए हैं। साले जाफर साहब, इसमें मेरी बात सुने, इसमें आपने जो सुपर टैक्स का हवाला दिया ना सर, ये तो करोड़ों पति जो लोग होते हैं उनके ऊपर जाके सुपर टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो इसका तो बराह रास्त ताल्लुक ही अशराफिया से है। नहीं, मेरी अर्जी है कि वो जो सुपर टैक्स है वो प्रोडक्ट्स पे होता है, वो करोड़ोंपति अरबोंपति की बात नहीं है। तो सर आपकी प्रोडक्ट में मेरी बात सुने ना साले जाफर साहब, आप और मेरी थोड़ी ना फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, हम तो मुलाजिम पेशा लोग हैं। साले साहब की ना मेरा ख्याल है 5-7 फैक्ट्रियां हैं, ये गैर मुल्की दौरे करते हैं, इसीलिए इनको नहीं गुजारे ये नहीं के अंदर जो टैक्स है ना वो भी खत्म कर दिया तैयार। आप ये चाहते भाई आप उड़ते जाओ, हवाओं में उड़ते जाओ, आपको कोई पूछना नहीं। गरीब की मोटरसाइकिल पे भी टैक्स है और अमीर को जो एक टैक्स लग रहा था इकोनॉमी क्लास का वो भी खत्म कर दिया। वो ठीक है, नहीं उसकी कोई ना कोई डेफिनेटली उसकी कोई रैशनल मौजूद है। अच्छा वो बताएं ना क्या रैशनल मौजूद है, कोई हमें बताएं ना, उसकी क्या तौजीह तो पेश करें। मैं भी अर्ज करता हूँ ना, ये जो फैक्ट्रियां हैं इनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी तो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको मराहत मिलेगी, उनकी सैलरी को यकीनी बनाया जाएगा। और जब वो एक्सपोर्ट होगी, आपको प्रॉब्लम यह है कि वो कारखाने का मालिक क्यों है? भाई कारखाने का मालिक तो ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में भी अब तो तसव्वुर ये ख़त्म हो गया है, वहाँ पर भी ओनरशिप उन्होंने देनी शुरू कर दी है। तो ये जो सुपर टैक्स है इसका फ़ायदा एक्सपोर्ट को होगा। अच्छा। एक्सपोर्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो वहाँ पे जो काम करता है कारकुन उसको उसका फ़ायदा पहुँचेगा और ओवरऑल मुल्क की मईशत के लिए इसमें बेहतरी आएगी। ये ठीक है कि हमें वो
सेठ और सरमायादार ज़रूर नज़र आता है जो उस कारखाने का मालिक है। लेकिन जहाँ तक दाखिली मामलात का तल्लुक़ है, दाखिली मुआशी हालात का तल्लुक़ है, उसको बेहतर करने के लिए हुकूमत ने ये यकीन दिलाया है कि वो कोशिशें कर रहे हैं और इस साल में हम एक ऐसी मईशत की बुनियाद रख देंगे 2 साल की मुश्किलात के बाद, जिसके बाद आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में हालात में बेहतरी आएगी। अब आप देख लीजिएगा, हम IMF के इस वक्त क्लचेज में हैं, उसकी हम गिरफ्त में हैं। ये उसका प्रोग्राम तवक्को करनी चाहिए कि अगले साल अक्टूबर में इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा और हुकूमत ये कोशिश करेगी कि IMF से निजात हासिल की जाए। और IMF के बारे में मैं ये अर्ज़ सर, करना चाहता IPP हूं, से तो निजात ना हासिल कर पाएंगे, IMF से आप कह रहे हैं कि छुटकारा पाएंगे। अब चलें, आपकी जबान पे, आपके मुंह में घी शक्कर, आप जैसा कह रहे हैं अल्लाह करे मुझे कि लगता वैसा है हो। साले जाफर साहब जो है ना, तकरीर भी यही लिख के देते हैं वजीर आजम को। और- जितने इन्होंने इसमें वादे कर लिए ना कि जी 1.5 साल में, ओ भाई 4.5 साल से हम सुन रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव का, 4.5 साल से सुन रहे हैं वो FCPIC क्या था वो, उसका 4.5 से सुन रहे हैं कि खलीज के मुमालिक जो हैं वो पैसे लेके बैठे हुए। वो बस कर दियो साले जाफर साहब, नहीं, तो सर, नहीं, हकीकत राणा के साहब, जमीन गुजारिश पर ये है, पैर रख लें आप। IMF अपने के- सहाफी दोस्त, आपके ग्रुप के एक सहाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर कहा कि मेरी जनाब जो आंख की दवाई जी, है जी, जी। वो अब इतनी महंगी होगी कि मैं नहीं ले सकता। मुश्किलात जरूर हैं और मुश्किलात मैं में चाहता हूं, बंदे मर रहे हैं, नहीं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास जिंदगी गुजारने के मौके खत्म हो रहे हैं। आप कह रहे हैं मुश्किलात। दूसरी तरफ जो ये लोग हैं सूरत- उनकी ये सूरत- जिंदगी के अंदर आसानी आ रही है। अब जो ये अदालतें हैं 6-6 करोड़ वापस कर रही है जरे जमानत के, गरीब के अगर बिल में 2 रुपए फालतू चले जाए, वापस नहीं होते। ये सूरत किसने पैदा की? IPPs के ये सूरत छोड़े किसने- आप, अब ये लाहौर नहीं, ये डिस्पोज के सूरत अंदर किसने जो पैदा किया है? करोड़ों राणा अरबों साहब, रुपए का जज्बाती फ्रॉड बातें ना हुआ, करें, 1 रुपया ज़मीनी किसी को हक़ाइक़ वापस की मिला। बात करें। नहीं, अर्ज ये है कि आप ज़मीनी हक़ाइक़ गलत की हिमायत बात ना करें, करें। जज्बाती बात ना करें। आप अवाम की अर्ज ये गरीब है की कि बात पाकि- किया करें, आप सहाफ़ी अर्ज ये हैं। है कि नहीं, ये जब इस हुकूमत को मुल्क मिला है तो मईशत कहाँ खड़ी थी? घर बनाने में वक्त लगता है, तोड़ने के लिए एक धमाका काफी होता है। तो वो तो 3.5 साल चले। जो धमाके करते रहे, तबाही करते रहे, उसके बाद इनको तामीर करने के लिए कोई वक्त चाहिए ठीक है, होगा। मतलब आपकी और बात वो सुनने लग के रहा है। बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है साले जाफर साहब कि आप मुतमईन हैं हुकूमत के इस बजट से, जितने टैक्सेस उसने लगा दिए। आप कह रहे हैं कि मुश्किलात हैं, आवाम ये मुश्किलात का बोझ उठाए और कभी अच्छे दिन आएंगे तो देखा जाएगा। लेट्स सी क्या होता है नाज़रीन, ये तो आपको भी मालूम हो जाएगा जब आप इस आइंदा हफ्ते अपने घर की बजट के बनाकर उसको ग्रॉसरी के लिए लेकर जाएंगे। एक किचन बजट, एक होम बजट कितना आपके लिए जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बजट तो आ गया, लेकिन बजट के बाद ऐसे लगता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, चेंज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मुश्किलात सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, ऐसे लग रहा है हुकूमत के लिए अपने लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो उसको दरपेश हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए रोज़ कोई ना कोई मायूस कुन स्टेटमेंट दे देती है। GB इलेक्शंस ले लें, उसके ऊपर उनकी बातें, फिर उसके अलावा आप ये देख लें जो भी बजट आया है इसके ऊपर पीपल्स पार्टी के जो डिफरेंट रहनुमा हैं, वज़रा हैं, वो कहीं ना कहीं मामलात के ऊपर या बजट के ऊपर नाखुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अलग बात है कि यही वो लोग होंगे जो हमें इस बजट को वोट देते हुए भी नजर आएंगे। एक स्टेटमेंट बड़ी खुशाइंद नजर आई, वो ये कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात की दावत है उसे वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से कहा है कि ये होना चाहिए, इस मामले को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से इनवाइट किया है अपोजिशन को, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दावत को कबूल करेगी, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। ताहिर मलिक साहब, आप क्या देख रहे हैं? वज़ीर आज़म ने जो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात को एक बार फिर से वेलकम किया है, खुद असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर ये बात की है, ये मुलाकात होती हुई, ये दावत कबूल होती हुई आपको नजर आ रही है? मेरा अपने वजीर आजम साहब माशाल्लाह 40-45 साल से पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, उनको भी पता है, हम लोग सारे जर्नलिस्ट बैठे हैं कि कुछ चीजें मीडिया के लिए भी होती हैं। अच्छा। रात का शो असी भी तो दाल रोटी चलानी होती है ना, तो बेसिकली यहाँ क्या मुज़ाकरात होंगे? मतलब मुझे आप दुनिया का कोई आज की मॉडर्न कोई स्टेट दिखा दें, मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है कि अगर आप पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं, विच मीन कि अगर आप MNA हैं और MP हैं, ये आपका मॉरल और ये ड्यूटी है आपकी कि आप जेलों में जाएं और जाके मुआयना करें, देखें, ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप लोगों के नुमाइंदे हैं। तो यहाँ पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, खुद वो MNA रहा है, उसकी पार्टी एक सूबे में बैठी हुई है,
तो आप उसको मिलने नहीं दे रहे। तो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आपके अमल से नजर लेकिन आने आपको चाहिए ना। लगता नहीं मलिक साहब, अगर वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर से इनवाइट किया है उन्हें मुज़ाकरात की दावत के लिए, तो इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को ही पीटीआई कैश करवा ले? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब की आज एक ट्वीट में पढ़ रही थी, उन्होंने जगह पे गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा कि मुझे अभी इत्तला दी गई कि खान साहब को गुज़िश्ता रात एक बार फिर इंजेक्शन के लिए पीएम अस्पताल ले जाया गया और फिर वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हम उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के अपने मुतालबे को पुरजोर अंदाज में दोहराते हैं। हम फौरी तौर पर अहले खाना से मुलाकात का मुतालबा करते हैं। सर 6 माह होने को हैं और अभी तक उनके अहले खाना से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम अच्छा सारे झूठ बोलते हैं, मगर अच्छा। सच ये है कि यहाँ पे फैसले जो होते हैं वो बड़े मुस्तकिल फैसले होते ठीक। हैं। इस मुल्क में फैसला हो चुका है कि फिलहाल इमरान खान की खैर नहीं। इमरान खान की खैर इसलिए नहीं है कि ना वो अपना वो मतलब बात लंबी हो जाएगी कि कभी उसको ना सऊदी अरब से ठंडी हवा आई है, ना चाइना से हवा आई है। जो पाकिस्तान के फैसले होते हैं, फिर एक शहर है वहां से फैसले होते हैं, तो फैसले हो चुके हैं। ये पीटीआई को भी पता है, हर जर्नलिस्ट को पता है। जिसको पता नहीं है वो आप मुझे उसका नंबर दे दें, मैं उसको समझा दूंगा। चीजें फिक्स होती हैं, यहाँ मैचेस फिक्स होती हैं। आपका जो सबसे बड़ा जो जुल्म इस माशरे के साथ हो रहा है, वो मैं उसमें पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करूंगा कि आपने तो मुझे कहा था कि जिस बंदे ने जान दी जुल्फकार अली भुट्टो ने, वो तो कहता था कि जमहूरियत हमारी सियासत है। तो इनकी सियासत ये है कि मैं सदर पाकिस्तान हूँ, भाजी मैनू इम्यूनिटी दो, मैनू पंजाब पुलिस नहीं पकड़ सकती, मेरे पे केस नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक बड़ी मायूस नजर आती है। अब जीबी इलेक्शन ही देख लीजिए, मायूस नहीं सीटों नजर के आती हवाले है। पर। हाँ, नहीं, इस तरह नहीं अपना मैडम, इस तरह नहीं है। राणे को पता है ये लोरी फार्मूला होता है कि अंदरों रोई जाओ अपना कार पूरा करी जाओ। तो दे इट इज एवरीथिंग इज वेरी क्लियर फिक्स्ड। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है पूरा एक सिस्टम के तहत है। जिस दिन ये सिस्टम बदलेगा, मैं आपको पहला बंदा होगा, मैं आपको फोन करके बता दूंगा पिला काकी उन सब कुछ बदलने लगे। अभी कुछ नहीं बदलना, तो आराम से करें, सुकून से करें। सही। राणा साहब, कुछ बदलने नहीं जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो हल्की फुल्की ढोलकी बजाती है शिकवों शिकायतों की प्रेस टॉक्स की सूरत में, या असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर बजट के हवाले से लान तान कर देती है, मलिक साहब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब गुड टू गो है। अच्छा देखिए, मेरी बेगम साहिबा ने मुझे 2 दिन पहले कहा कि मेरे जोड़ों में दर्द है, डॉक्टर भी कहता है। मैंने कहा तो आप दवाई लो। कहती नहीं, वो जोड़ों में दर्द नहीं, वो जोड़े जो बाजार से खरीदे जाते ना, अच्छा। उसका दर्द है मुझे। अच्छा। तो पीपल्स पार्टी का भी इशू यही है। पीपल्स पार्टी, देखिए जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, पाकिस्तान की जमहूरियत की रोशन एक मिसाल पूरी दुनिया में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मैं मलिक की बात से एग्री करता हूँ कि इन 2 माँ बाप बेटी ने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, मेरा सलाम है उन्हें। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी मसलहत, मुफादात और मुफाहमत का शिकार होती चली। मलिक ने वो दौर देखा होगा, साले जाफर साहब ने वो दौर देखा होगा कि पीपल्स पार्टी खंबा खड़ा करती थी तो जीत जाती थी। आज आलम यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के लोग अगर इलेक्शन लड़े तो कहते हैं हमने जरदारी साहब की फोटो नहीं लगानी, ठीक है, और वो समझने को तैयार नहीं। लेकिन महल वो समझ चुके हैं, उन्हें ये अंदाजा हो गया है कि हमने जमहूरियत के लिए लड़ाई लेके सिवाय लाशें उठाने के कुछ नहीं किया। तो हम बजाय लाशें उठाने के हम उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए जिसके अंदर बैकडोर जाके आप मामला तय करके अपना हिस्सा ले लेते। बिलावल भुट्टो साहब को जो गिलगित बल्तिस्तान पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, वो रीजन ही ये है कि उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि आप बजट में हमारा साथ दें, हम आपको जनाब अली गिलगित बल्तिस्तान दे देते हैं। कुछ ऐसे क्या कहते हैं हल्के हैं जहां पे दोबारा पोलिंग होगी और नून लीग वहां से जीतेगी, तो उन्हें बात समझ आई कि मेरे साथ हाथ, जो वो इतना गुस्से में बोले, उन्होंने तो यहां तक इल्जाम लगा दिया कि जी आप गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही जीतना चाहते हैं जैसे आप पंजाब में जीते। उन्होंने तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। सो मैं ये समझता हूं कि देखिए पीपल्स पार्टी की सियासत अब सिर्फ रह गई है ड्राइंग रूम्स की और उन दरवाज़ों की जहां से उसे खैरात मिल जाए। अवामी सियासत ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी अब ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने पहलवान सबसे बड़े नवाज शरीफ साहब को अखाड़े में उतारा, गिलगित बल्तिस्तान गए, एक तकरीर की, उसके बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ। मियाँ साहब अभी तक उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो एक ही गीत गाएंगे कि मुझे क्यों निकाला। हालांकि उन्हें पता है कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन वो
अवाम में जब भी जाते हैं तो उन लोगों को एक्चुअली चैलेंज कर रहे होते हैं कि मैं अवाम में चला गया तो मैं यही सवाल करता रहूँगा। मुझे लगता है कि उस सवाल के खुशी के अंदर मियां साहब को रेस्ट का मौका मिला है। साले जाफर साहब, मियां साहब को तो चले रेस्ट का मौका मिल रहा है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, क्या सुहेल आफरीदी साहब भी बजट वाले दिन रेस्ट करने के लिए केपी हाउस चले गए थे? क्योंकि वो तो ये प्लान करके बैठे थे कि उन्होंने असेंबली के बाहर धरना देना है, लेकिन फिर मालूमात आई कि जी वो तो केपी हाउस चले गए हैं। और अब केपी से ये इत्तलात आ रही हैं कि चूंकि बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो वो मुलाकात ना होने के सिलसिले में 1 साल के बजाय 3 माह का बजट देंगे। तो 3 माह का बजट देने पर और जो वो किया जा रहा है केपी गवर्नमेंट की तरफ से, इसका क्या मतलब समझा जाए? ये प्रपोजल है, ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनकी सोच है, लेकिन मेरी इतला यही है कि बजट पूरे साल का आएगा। अच्छा। और बजट को मंजूर कराने के लिए ना सिर्फ ये कि वहाँ की जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके लोग वोट देंगे, बल्कि उसको जेयूआई के लोग भी वोट देंगे। सही। उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग एम के लोग भी वोट देंगे। अच्छा। और वहाँ के बजट में कोई इतना बड़ा मसला पैदा नहीं होगा, क्योंकि बजट का ताल्लुक है जी सूबे के अवाम से और इसका ताल्लुक है इस्तेहकाम से। अगर बजट मंजूर नहीं होगा तो 1 जुलाई को सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कैसे अदा होंगी? और जब सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं होंगी तो एक ज़िंदगी का पूरा निज़ाम वहाँ तलपट हो जाएगा। तो लिहाजा ये बजट जो है इसको मंजूर कराना एक नेशनल ड्यूटी है, नेशनल कौमी फ़र्ज़ है। हाँ, बजट के मामले में उसमें तरमीम के लिए उसकी तजावीज़ के बारे में राय देने का हर एक को हक़ हासिल है। अभी आपने गुफ्तगू शुरू की थी पीपल्स पार्टी के बारे में। देखिए, पीपल्स पार्टी के घर से 4 लाशें उठी हैं, जिनमें 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का भुट्टो खानदान है वो लगातार लाशें ही अपनी पेश करते रहे? अब उन्होंने सोच लिया है कि उन्होंने मजीद अपने घर से कोई लाश पेश नहीं करनी, और ये उसी का नतीजा है कि वो एक के बाद दूसरा कंप्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा। जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, हर बजट के मौके पर इस तरह की सियासी अखाड़ पिछाड़, खलफशार, क्यासाराइयाँ जन्म लेती हैं। हमेशा वो लोग जिन्होंने अपने मंसूबे मंजूर कराने होते हैं, हुकूमत से मराहत लेनी होती हैं, भले अपने लिए ले या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए ले, तो उनको कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ता है, नेगेटिव या रूठे हुए का या नाराज़ का। तो ये पीपल्स पार्टी का ये जो आपको किरदार नज़र आता है, आप उसको उसी की रोशनी में देखें। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ चलेगी, अलग नहीं होगी, कोई फसाद नहीं करेगी। और दूसरा, मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि फेडरल बजट मंजूर कराने के लिए गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी के वोट की जरूरत नहीं है। नहीं पड़े। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त की रूलिंग पार्टी है, उसके जितने अलाई हैं जो हुकूमत में उसके शरीक-ए-कार हैं, उनकी तादाद इस कदर है कि वो बजट में आसानी मंजूर करा सकते हैं। बाकी कसर में है साले जाफर साहब वो पूरी कर दी जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें हैं वो नून लीग को देके, ताकि कोई रस्ते में मेरे सैया के कांटे ना आए। 2 साल ये पुराना रोना है, इसको कितने अरसे तक हम रोते रहेंगे? जब तक वो सीटें रहेंगी, जब तक वो सीटें रहेंगी और जब तक नून लीग उससे फैज़याब होती रहेगी। सर, ये फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत उसको सीटें मिली हैं। ठीक है। और इसी फार्मूले के तहत बाकी पार्टियों को भी सीटें। हाँ, ये न्यूटन का फार्मूला है। ठीक है, चले आप तीनों की जो गुफ्तगू से मैंने नतीजा निकाला है वो ये कि कुछ पॉलिटिकल चेंज नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। दुनियाई तारीख में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इसका क्रेडिट डेफिनेटली पाकिस्तान की लीडरशिप को जाता है। इसको ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर के ज़रिए ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंचाई और इंशाल्लाह कहा यह जा रहा है कि 19 जून को ये मुआहदा जो है उसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे। 14 नुकाती की मुफाहमती मुसव्वदा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसे जितना भी सराहा जाए उतना कम है। सौरे जफर साहब, ये हमारी बेहतरीन कह लीजिए कि सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी की कामयाबी है जिसकी पूरी दुनिया इस वक्त हमें दाद देने पर जो है ना वो देती हुई नजर आ रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस किरदार को, पाकिस्तान के इस कंट्रीब्यूशन को
पाकिस्तान के इस रोल को सराह रही है। अगर पाकिस्तान ये रोल अदा ना करता, ये अप्रैल की जंग बंदी ना होती, तो ये दुनिया, ये खिता तीसरी आलमगीर जंग की तरफ बढ़ रहा था और ये तीसरी आलमगीर जंग के नकारे जो है उनकी आवाज़ आना शुरू हो गई थी। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जंग बंद हो गई और इस जंग बंदी के ऊपर पाकिस्तान ने पहरा भी दिया। जब भी कोई मुश्किल पैदा हुई, पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने अपना किरदार अदा किया। इसमें कोई शक नहीं कि आप टाइटल इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और सिविलियन गवर्नमेंट का है, लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी रवायात को पामाल करते हुए छोड़ते हुए पहली मरतबा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए लंच का एजाज़ उनको अदा किया, वहाँ पे लंच किया, तो ये वो मौका था, ये वो घड़ी थी जब पाकिस्तान की जो सफारती बुलंदी है उसका सफ़र शुरू हुआ था। ये उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान न सिर्फ जंगबंदी को बरकरार रखाने में कामयाब हुआ, बल्कि आप जंगबंदी के बाद दोनों मुमालिक के दरमियान अमन का मुआहदा भी तय पा गया है। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये मुआहदा बड़ा फ्रेजाइल साबित हो सकता है। अगर इसकी जब फॉलो अप एक्शन होगा तो उसमें कोई मुश्किल पैदा हुई तो पाकिस्तान का किरदार अभी ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान को ये किरदार अभी अदा करते रहना पड़ेगा। मलिक साहब, 19 तारीख जिनेवा में पाकिस्तान इस मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी करेगा, ये एजाज़ भी पाकिस्तान को जाता है, लेकिन 19 तारीख आने में अभी तकरीबन 3 से 4 रोज़ बाकी हैं। हर गुजरता लम्हा इस मुआहदे के हवाले से कितना हसास और कितना पुरुमीद साबित हो सकता है? देखिए, अमेरिका के पास इतनी ऑप्शन नहीं है। पहले तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमत, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की फौजी क़यादत, फील्ड मार्शल को मेरे ख्याल में डेफिनेटली बतौर पाकिस्तानी, बतौर सिटीजन ऑफ द प्लेनेट मेरा सलाम। मैं समझता हूँ ये दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये आज की जो मॉडर्न पॉलिटिकल कह लें, कंडीशन कह लें, इंटरनेशनल रिलेशन कह लें, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे जा रहा है मेरी असेसमेंट में। जो आपका सवाल है, अमेरिका की असल में इस चीज़ से जो चीज़ दुनिया को समझ आनी चाहिए थी ना कि अमेरिका देखिए, इस दुनिया में ना कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है। अमेरिका अपना टाइम खत्म हो गया, अमेरिका के पास पावर नहीं है। अमेरिका के आगे मिडल उसके इलेक्शन आ रहे हैं, ट्रम्प पे पूरी दुनिया का प्रेशर है, अंदर घर से अंदर प्रेशर है, तो ट्रम्प के लिए मेरे ख्याल में ऑप्शन ज्यादा नहीं है। ईरान ने एक चीज साबित कर दी है कि ठीक है, आप वो हरमूज खोल तो सकते हैं, आप अटैक तो कर सकते हैं, मगर उसकी प्राइस बड़ी ज्यादा है। $12 बिलियन जो है ना, जो ईरान पे पाबंदियां थी, ईरान का सारा सामान दुबई जाया करता था। दुबई छोटी लांचों में वो दुनिया में सामान जाता था। तो पाकिस्तान के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से भी बड़ा लफ्ज है। $12 बिलियन का आपको वो ऑप्शन मिल रही है क्योंकि आपकी सरहद मिलती है, आपके साथ गवादर है। नंबर 2, आपको 18 से 20 बिलियन US$ का तेल और गैस खरीदते हैं गल्फ से। तो जब आपकी सरहद से वो लीगली आपको वो मिल जाए तो आप इंश्योरेंस से बचते हैं, टाइम से बचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टली अल्लाह मियाँ ने एक बहुत बड़ी कह लें कि एक रहमत आई है पाकिस्तान पे। लेकिन आपको लगता है कि हम इसे कैश करवा पाएंगे ताहिर मलिक साहब? हम बड़ी कोशिश हमेशा करते हैं कि हम कैश ना कराएं और हमेशा कामयाब होते हैं। ये साले साहब को पता होगा 1970-71 में हम वाहद मुल्क थे जिन्होंने अमेरिका और चाइना को मिलाया था। तब दुनिया में जलजला आ गया था, ये पाकिस्तान क्या चीज़ है, इसने दुनिया की जो वर्ल्ड वार से बचा दी। और हमने उससे क्या लिया, हमने 11 साल के लिए ज़िया-उल-हक ले लिया, 9 साल के लिए मुशर्रफ ले लिया। तो हमारी कंपनी की मशहूरी बड़ी हाल है। मैं लास्ट एक पॉइंट जरूर कहूँगा, मैं इस प्रोग्राम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसी वजीर आज़म को, इसी फील्ड मार्शल को, यार एनी को थोड़ी सी एनर्जी ना बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई पे भी लगा दें। जितनी आपने मोहब्बत से ये काम किया ना, तो थोड़ा सा काम पाकिस्तान के अवाम के लिए भी कर दें। आई सल्यूट। मलिक साहब, आपकी ये ख्वाहिश है, वो पूरा करने के लिए रास्ता खुलेगा इंशाल्लाह। ईरान से चलो मलिक साहब, अब आपको इतनी कहने में जबरदस्त किस्म की यकीन दहानी आ तो गई। साले जाफर साहब जब बोले तो समझे कि अहले इक्तिदार बोल रहे हैं, ठीक है। आप जब ये कोई यकीन दहानी कराएं तो समझे अहले इक्तिदार ने आपको यकीन दहानी करा दी। साले जाफर साहब ने जो कहा था कि लोगों से होशियार रहे, वो मलक पड़े गए जैसे साले जाफर साहब, इसने भी बीच में को लुच तल दिया अवाम का और गरीब आदमी का। ये वही लोग हैं जिनकी आप कह रहे थे ना कि वो इस कामयाबी के ऊपर कोई ना कोई, ये हैं वो लोग, इसे पकड़वा दें आप। देखें, इसने बीच में एक गरीब आदमी की बात कर दी है, इसने पाकिस्तान की बात कर दी है, तो बहुत बुरी बात की है। बाकी रही ये बात
कि मैं तो आप तर्जमा गलत ना करें, आप तर्जमा गलत ना करें मेरी गुफ्तगू का। आपकी बड़ी मेहरबानी। चले ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं इसमें एक अर्ज कर दूं कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बताया, हम पे इल्ज़ाम लगता था कि हम दहशतगर्दी करते हैं, हम यूं हैं, हमने बताया कि हमसे ज़्यादा अमन के लिए काम करने वाला मुल्क कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो टास्क जो दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा फेल हो गई, सलामती कौंसिल फेल हो गई, पाकिस्तान ने वो करके दिखाया है। और क्रेडिट गोज टू द पीपल जिन लोगों ने वाकई इसमें काम किया। और फील्ड मार्शल साहब, उनकी टीम ने जिस तरह काम किया, शहबाज शरीफ साहब ने हर क्रिटिकल मौके पे बड़ा अच्छा ट्वीट किया। लेकिन यहाँ चाहते जाते बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अमेरिका और ईरान, एक अमेरिका जिसने ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी, 150 बच्चे मार दिए, उनको अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया, ये सारा कुछ किया, और हमने उनके दरमियान मुआहदा करा दिया। तो खुदारा पाकिस्तान में भी ये इस फार्मूले को अप्लाई कर दें, पाकिस्तान के अंदर भी एक क्यास को ख़त्म कर दें। वो आज़ाद कश्मीर हो, वो पाकिस्तान हो, पॉलिटिकल क्यास हो, सियासी क्या नाम है अदम बर्दाश्त हो, और हम जब दुनिया के मसले हल करा सकते हैं तो अपने क्यों नहीं करा सकते। अपने फील्ड मार्शल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरफ देखें तो हमारा सियासी इस्तेकाम जो है बरकरार हो जाएगा। बहुत सारी रिक्वेस्टें आ गई, ताहिर मलिक साहब भी कह चुके, राना साहब भी। एक छोटा सा नुक्ता, आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं सर? एक छोटा सा नुक्ता हाँ जी, करना हाँ जी। चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त दुनिया के सोशल मीडिया में हाईएस्ट टॉप पे जो ट्रेंड कर रहा है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार है अमन के लिए, और पाकिस्तान में भी वो इसी बात को नाफिज करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन वो लोग जो जुलाई के बाद नाफिज होता नजर आ रहा है मुझे। लेकिन वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने का तहिया कर रखा है, उनके साथ वो मुसाफा नहीं करेंगे। बिल्कुल। पूरी दुनिया में ये इस वक्त जो अमन की एक नई लहर आई है, इसको हर कोई अमन का दाई पसंद कर रहा होगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।